क्लास 12 के जो बच्चे बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आज का वीडियो होने वाला है। ये भौतिक विज्ञान के जो है आपको सबसे पहले पढ़ाया जाएगा एमसीक्यू क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम में 6 प्रश्न आते हैं। इसके बाद से डेरिवेशन, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल, फिर जो थ्योरी है ये पढ़ाए जाएंगे। अगर इस सीरीज को टोटल सीरीज आपने कर लिया तो कंफर्म है कि आप पेपर में 70 में तो 70 करके ही आएंगे। फिजिक्स के क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे और इसके अतिरिक्त जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले होंगे वो सब बताए जाएंगे, चाहे वो आपका एमसीक्यू हो, ठीक, शॉर्ट आंसर हो, लॉन्ग आंसर हो, डेरिवेशन जो भी है, थ्योरी है, न्यूमेरिकल है, ठीक, सभी बिल्कुल इजी करके आसान भाषा में आपको बताए जाएंगे। चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, देखिएगा पहला जो क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण में संचरण की दिशा तथा ध्रुवण तल के बीच क्या कोण होगा। तो तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग संचरण की दिशा और ध्रुवण तल के दिशा के बीच जो कोण बनता है ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का बनता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा दूसरे क्वेश्चन में। अच्छा, इसके अतिरिक्त और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो नति कोण का मान पूछा जाता है, कितना होता है, ठीक, नति कोण का मान पूछा जाता है। तो नति कोण जो होता है आपका पृथ्वी के ध्रुव पर 90 डिग्री और नीरज पर कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री होता है। भूमध्य रेखा या नीरज पर 0 डिग्री, ध्रुव पर 90 डिग्री नति कोण का मान होता है। तो कोण वाले क्वेश्चन मामूली से इसी टाइप के अब तक पूछे गए हैं आपके 12 एग्जाम में, ठीक। एक ये जो ऑप्शन सी नंबर सही है। अगर नति कोण पूछे ध्रुव पर कितना होता है तो 90 डिग्री, नति कोण पूछे नीरज पर कितना होता है तो 0 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे इसका। अच्छा, कब का ये पेपर है? तो ये टोटल 2025 का है। शुरुआती 6 जो क्वेश्चन है 2025 से लिए गए हैं, इसके बाद से 6 जो क्वेश्चन है 2024 से, इसके बाद से जो 6 क्वेश्चन है आपके 23 के पेपर से लिए गए हैं। यहाँ देखिए, जब M1 तथा M2 द्रव्यमान के दो कण नाभिक परस्पर ठीक संलयन होकर M द्रव्यमान का नाभिक बनाते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है? बोल रहा है कि दो नाभिक जो हल्के नाभिक हैं, चैप्टर नंबर 13 से इसको उठाया गया है। M1 और M2 है, अगर मिल करके दोनों संयुक्त होकर के एक तीसरे भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो कौन सी प्रक्रिया होगी? तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में कोई भी दो हल्के नाभिक मिलकर के भारी नाभिक बनाते हैं तो इन दो जो पहले जो नाभिक थे इनका जो मास होगा, जो अगला जो वास्तविक नाभिक बनेगा उससे हमेशा अधिक होगा। यानी ये जो नाभिक कुछ द्रव्यमान क्षति हो जाती है, अर्थात प्रक्रिया क्या होगी? M1 और M2 का जो मास होगा हमेशा M से अधिक होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर इसमें बी जो है सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहाँ देखिए बोला है कि एक प्रत्यावर्ती धारा, क्वेश्चन नंबर गो है, ये कब है? क्वेश्चन नंबर 3 है इस तरह से सीरीज में, तो 2025 का ये भी है, ठीक, ग नंबर क्वेश्चन है। देखिए लिखा है कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध तथा 6 ओम का प्रेरकत्व प्रतिघात श्रेणी क्रम में लगे हैं, परिपथ की प्रतिबाधा होगी। तो प्रतिबाधा का सूत्र ऑप्शन 2 ही यहाँ पे लगा है, चलिए कोई बात नहीं, डी और सी इस सॉल्यूशन से लगाते हैं। क्या बताना है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध तथा 6 ओम का प्रेरकत्व प्रतिघात श्रेणी क्रम में लगे हैं, परिपथ की प्रतिबाधा क्या होगी? तो प्रतिबाधा को जेड से दिखाया जाता है। कौन कौन से मान दिए गए हैं परिपथ में? 8 ओम का, एगो 6 ओम का। स्क्वायर करिए, 8 का स्क्वायर और प्लस ये कितना 6 का स्क्वायर, क्या माना जाएगा? 8 का वर्ग 64 होता है, 6 का वर्ग क्या होता है? 36 होता है। जोड़ेंगे तो 64 36 100 होगा, 100 अंडर रूट से बाहर निकालेंगे 10 होगा ओम। ये इसका आंसर होगा प्रतिबाधा का। ऑप्शन नंबर 2 ही तक लिखे गए हैं, तो ये दोनों तो गलत हैं, ठीक। कोई एक ऑप्शन 10 ओम होगा, ये आपका सही होगा। कितना आंसर आएगा इसका? 10 ओम आएगा। प्रतिबाधा इस तरह से ज्ञात किया जाता है, ठीक है। अगला देखेंगे, इसमें क्वेश्चन नंबर कितना है? 4 आपका। लिखा है कि निर्वात की
विद्युतशीलता का मात्रक है, निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक है। तो निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 से प्रदर्शित करते हैं। मान होता है 8.86 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो आपको सिर्फ इसके मात्रक बताने हैं, मान नहीं बताने हैं, ये वाला मान आपको बताना है। क्या सही है? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो कूलाम स्क्वायर और प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी सही है। लेकिन एक मात्रक और इसी के उल्टा दिया गया है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये किसके मात्रक होते हैं? तो के परावर्तनांक का जो मान है 1/4πε0, इसके जो मात्रक होते हैं ये न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। सेम उल्टा है ये, ठीक। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, और ये परावर्तनांक के लिए आपके मात्रक जो हैं ये नियतांक, इसके भी वैल्यू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। तो क्वेश्चन के अनुसार चुंबकशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक एप्सिलॉन नॉट का कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। यहाँ देखिए, न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे अगर न्यूनतम के क्रम में लिखें, न्यूनतम से अधिकतम की ओर बढ़िए, अधिकतम की ओर, तो सबसे न्यूनतम जो होती है आपकी रेडियो तरंगे होती है, रेडियो तरंगे दी गई हैं? नहीं दी गई हैं, ठीक। दूसरी कौन सी न्यूनतम होती हैं? तो आपकी सूक्ष्म तरंगे होती हैं। क्या होती हैं? सूक्ष्म तरंगे होती हैं, ठीक। सूक्ष्म तरंगे दी गई हैं? हाँ दी गई हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अच्छा, अगर रेडियो तरंगे दिया रहता तो क्या करते? तो रेडियो पर ट्रिक करते। सबसे छोटा कौन सा है? रेडियो तरंगे। उससे बड़ा क्या है? सूक्ष्म तरंगे है। अच्छा, सबसे बड़ा क्या है? तो सबसे अधिक जो आवृत्ति वाली जो तरंगे होती हैं ये आपकी होती हैं गामा किरणें। गामा किरणें सबसे बड़ी आवृत्ति की तरंगे होती हैं। सबसे बड़ी आवृत्ति गामा किरणें होती हैं, और इसके बाद से सबसे न्यूनतम आवृत्ति रेडियो की होती है, दूसरी सबसे छोटी सूक्ष्म तरंगों की होती है। तो रेडियो न दिया गया है, इसलिए हम सूक्ष्म तरंगों को यहाँ पे सही करेंगे। ऑप्शन नंबर 6 देखिए, लिखा है कि अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय आवृत्ति जो है, चुंबकीय आवृत्ति परम ताप T के साथ किस प्रकार बदलती है? तो चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है ये परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो व्युत्क्रमानुपाती यहाँ पर, यहाँ देखिएगा पलटेंगे ना, तो ये मान आपका आ जाएगा कि T⁻⁻1 भी लिख सकते हैं। तो विकल्प में दोनों टाइप का दे सकता था, इस टाइप का भी लिख सकता था, ऐसे भी लिख सकता था। आप याद रखेंगे व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो व्युत्क्रमानुपाती के लिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। अब ये पेपर 6 क्वेश्चन तो आपके हो गए 2025 के, ये कब के हैं? 2024 के हैं। तो सुनिए, लिखा है कि कैपिटल ई गतिज ऊर्जा के एक कण का लुईस द ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होगा। तो लुईस द ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र होता है लेमडा इक्वल टू h/√2m × E। E क्या है? ऊर्जा। m क्या है? द्रव्यमान है। h क्या है? तो प्लांक नियतांक है। लेमडा तरंग दैर्ध्य है। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर पहले के क वाले में 2024 पेपर में फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। यहाँ देखिए, लिखा है कि यदि, ठीक, इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग Vd तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई हो तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम का पालन करेगा? तो ओम के नियम का पालन क्या होता है? अनुगमन वेग और विद्युत धारा का सूत्र लिखिए, I = NEA × Vd होता है। और जब विद्युत धारा बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। I अनुक्रमानुपाती Vd है, ठीक, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी अनुक्रमानुपाती किसके होगा? Vd के होगा, ठीक। ये विकल्प, तो Vd जो है अनुक्रमानुपाती क्या होगा? E के होगा, ठीक। अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 3 सही है।
ठीक, इसी को पलट के लिखा है, VD पहले कर दिया है, ई को बाद में लिख दिया है। ऑप्शन नंबर कौन से आपका 3 सही है। ठीक है, आगे बढ़िए। 2024 के विकल्प हैं टोटल। तो लिखा है कि प्रकीर्णित अल्फा कण का पथ होता है। तो अल्फा कण का पथ क्या होगा? तो अल्फा कण का पथ जो होता है अति परवलयाकार होता है। ठीक, अच्छा अति परवलयाकार नहीं देता ना तो हम परवलयाकार को ट्रिक करते, दिया है अति परवलयाकार तो उसी को ट्रिक करेंगे, और रियल भी अति परवलयाकार ही होता है। सुनिए यहाँ देखिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है, लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन बदल देता, पूछता है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी किस रंग के प्रकाश में कम होती है? तो बैगनी रंग में सबसे कम होती है। बैगनी रंग के लिए सबसे कम होती है। क्या होती है? सबसे कम होती है। और लाल रंग के प्रकाश के लिए सबसे अधिकतम होती है। तो अधिकतम पूछा गया है, लाल रंग वाला। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। अगले क्वेश्चन बढ़िए, चलिए 11 नंबर आ गया ये। ठीक, लिखा है कि यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल धारिता हो तो परिपथ में व्यय शक्ति क्या होगी? केवल धारिता हो तो व्यय शक्ति उत्पन्न ही नहीं होगी, अर्थात व्यय शक्ति आपकी 0 होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पेपर 24 का है, ये लास्ट है उसका बहुविकल्पी 6 नंबर है। दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। जब उन्हीं आवेशों को परावैद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो इन पर 8 न्यूटन का बल कार्य करता है। माध्यम का परावैद्युतांक है। पहला बल यहाँ पर कितना न्यूटन का है? तो F1 बराबर आप बताएंगे कि सर जी 80 न्यूटन का है। दूसरा बल कितना दिया गया है पूछा जाए तो कितना दिखाया गया है? F2 का मान, तो आप बोलेंगे कि संजीव सर 8 न्यूटन का। पूछे क्या पूछ रहा है तो आप बताइएगा कि संजीव सर ये पूछ रहा है परावैद्युतांक। ठीक, के का मान। सुनिए एक मिनट, तो मान क्या हो जाएगा? सूत्र यहां देखिएगा कि के का मान होता है F1 बट्टे F2 होता है। तो के बराबर क्या होगा? F1 का मान बताइए 80, F2 का मान पूछें तो आप बताएंगे 8 न्यूटन। क बार में कटेगा बाबू ये? तो 8 दहाइयां 80, 10 बार में कटेगा। माध्यम का परावैद्युतांक 10 आया। ऑप्शन नंबर 2 से ये इस टाइप का जो भी क्वेश्चन रहेगा आप आसानी से आप बना लेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न में देखिए, इसको लिखा है चांदी का परावैद्युतांक। क्वेश्चन बदल दे, पूछ दे सोने का परावैद्युतांक, लोहे का परावैद्युतांक, आंसर नहीं बदलेगा। तो चांदी क्या है? तो चांदी है धातु। धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है। अधातु का परावैद्युतांक, अधातु का परावैद्युतांक जो होता है ये आपका धातु के लिए तो के का मान, थोड़ा इसको बढ़ा लीजिए, इसको यहाँ कर लीजिए। ठीक है, सुनिए एक मिनट है, थोड़ा बनाइए, देखेंगे धातु के लिए परावैद्युतांक कितना होगा जी? के का मान अनंत होगा। ठीक, अधातु अगर पूछें तो इसके लिए अगर यहाँ पे अधातु दे देता तो इसका परावैद्युतांक जो होता वो हमेशा 1 से कम होता। ठीक, अगर कुचालक अगर पानी दे दे, पानी, तो इसका परावैद्युतांक 80 होगा या फिर 81 होगा। अगर कुचालक विद्युत रोधी दे दे, कुचालक विद्युत रोधी दे दे, विद्युत रोधी, इसका परावैद्युतांक 5 से अधिक यानी लगभग 6 होता है। ठीक, 6 मान लेते हैं। तो ये परावैद्युतांक से तैयार रखिएगा। कोई भी मेटल दे, धातु दे, परावैद्युतांक आपका कितना लगाना है? अनंत होता है। अच्छा, और निर्वात और वायु का परावैद्युतांक क्या होता है? निर्वात तथा वायु का परावैद्युतांक बताइए। परावैद्युतांक तो के का मान 1 होता है। ठीक, ये परावैद्युतांक से रिलेटेड टोटल क्वेश्चन थे। ऑप्शन नंबर कौन सही है जी इसमें? तो अनंत वाला सही है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्नों को देखिए, ये 23 का पेपर है, एक बता दिए हैं, दूसरा है 23 वाले में। लिखा है एक एनपीएन ट्रांजिस्टर को चित्र की भांति व्यवस्थित किया गया है। यह परिपथ किस प्रकार से कार्य करता है?
तो यहाँ देखिएगा श्रृंखला क्या बनाई गई है, छोटा वाला मान माइनस है, बड़ा वाला प्लस है, अर्थात दिशा किधर है इसकी, इस साइड में NPN की ओर है। तो यह किस तरह से कार्य करेगा, तो उभयनिष्ठ है, आधार है और परावर्तक है। उभयनिष्ठ सर्जक, उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक के भांति कार्य करता है। कौन विकल्प से, हाँ पहला से, उभयनिष्ठ आधार क्या है, प्रवर्धक के भांति कार्य करता है, अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, एक सही है। अगला देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर है कि पतले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा यदि उनके अपवर्तन कोण विचलन कोण के बराबर है। तो अपवर्तन कोण विचलन कोण के बराबर है, अपवर्तनांक क्या होगा, प्रिज्म का अपवर्तनांक किससे दिखाया जाता है, तो आप बताइएगा कि अपवर्तनांक जो है वह n से प्रदर्शित होता है, ये आपको बताना है। अपवर्तन कोण जो है वह विचलन कोण के बराबर है। तो प्रिज्म कोण को किससे दिखाया जाता है, तो ए से दिखाया जाता है। अपवर्तन कोण विचलन कोण ठीक डेल्टा m के बराबर है। तो न्यूनतम विचलन डेल्टा m बराबर मान होता है n-1 इंटू ए। दोनों मान क्या दिए गए हैं, बराबर दिए गए हैं। तो यहाँ एक काम करिए, डेल्टा m बराबर n-1 और एक की भी जगह पर आप डेल्टा m लिख सकते हैं। डेल्टा m से डेल्टा m क्या होगा, आपका क्रॉस हो जाएगा। n का जो मान हो कितने बार में कटेगा, ये एक बार में। n का मान आपको बताना है, तो -1 है, इस साइड लाइए, तो 1 + 1 बराबर n होगा। तो n का जो मान होगा ये कितना आ रहा है, एक और एक 2 आ रहा है, अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सही है, दूसरा सही है अपवर्तनांक का। ठीक, इस सूत्र से आप ज्ञात कर लेंगे। अगले प्रश्न में देखिए 23 के ये 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, चौथा नंबर है 2023 का। देखिए लिखा है कि समीकरण 4,1H1 हाइड्रोजन के कितने परमाणुओं को जोड़ा गया है, 4 परमाणु जोड़ करके हीलियम के एक नाभिक बनाते हैं। तो यह प्रक्रिया जब 2 या 2 से अधिक नाभिक जुड़ करके बड़े नाभिक बनाएंगे तो वह अभिक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाएगी। इसमें नाभिकीय विखंडन से भी एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें यूरेनियम के जो नाभिक हैं 92 234 या 35, यह बेरियम और क्रिप्टान में टूटते हैं। किस में टूटते हैं, बेरियम और क्रिप्टान में टूटते हैं। ठीक, यह कौन सी प्रक्रिया कहलाती है, ठीक, तो इस अभिक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। लेकिन यहाँ दिख रहा है कि 4 को हाइड्रोजन जोड़ करके हीलियम के नाभिक बनाते हैं, तो यह प्रक्रिया किस में आएगी आपकी, तो नाभिकीय संलयन में आएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए आप, लिखा है कि निम्नलिखित में से मूल कण नहीं है, यहाँ ध्यान देंगे, नहीं है, मूल कण कौन सा नहीं है ये बताना है आप। तो मूल कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन। मूल कण नहीं है तो इलेक्ट्रॉन है मूल कण, ठीक, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, पॉजिट्रॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, अल्फा कण आपका मूल कण नहीं है। ठीक, तो अंग नंबर इसका ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न को देखिए, लिखा है कि प्रतिरोध R1, प्रेरकत्व L तथा C जो है यह संधारित्र C श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। तो ये पथ होगा पश्चिमाभि स्थिति में अनुनादी आवृत्ति। तो हमेशा अनुनादी आवृत्ति जो होता है n का जो मान होता है यह nr के मान से अधिक होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, चौथा सही है। टोटल क्वेश्चन आपके इसमें 18 कंप्लीट हुए। फिर अगला वीडियो आपको मिलेगा।